नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले 7 जनवरी 2022 में जो आज का पेपर हुआ है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर कैसा हुआ, कैसा इसका पैटर्न रहा या कुछ चेंजेस देखने को मिले या सेम पैटर्न जैसे चल रहा था वैसे। तो ठीक है, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पेपर का जो लेवल था वो सेम रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। जैसे पेपर पहले आ रहा था वैसा ही आ रहा है। कुछ चीज़ें फैक्चुअल देखने को मिली इसमें, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग बेस पे अभी तक पेपर चला, तो कुछ चीज़ें इसमें स्पेशली अभी फैक्ट आधारित भी देखने को मिली है। तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा ऐसा हुआ है। बाकी तो पेपर का लेवल आप बात करें तो ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, वो सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आज हमारे चैनल से आप जुड़ के रेगुलर इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ पेपर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जिन बच्चों ने पेपर भेजा है मेरे को व्हाट्सअप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी, किसी भी प्रकार के मेरे को भेजा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उन बच्चों का नाम मैं यहाँ पे बाद में एडिट करके डाल दूंगा, बाकी अभी बोलने में फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, 8 से 9 बच्चे थे जिन्होंने मेरे को स्पेशली ये पेपर भेजा है। ठीक है, वहीं पे डिस्कस करें। इसमें मेरी तरीके से कोई भी एक भी प्रश्न ऐड नहीं किया गया, जो प्रश्न बच्चों ने भेजे हैं वही मैंने इसमें आपको समझाने के प्रयास किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखिए, पहला जो प्रश्न है, मिजोरम के निकटवर्ती राज्य। जैसे मैप से देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैप आप अच्छे से रट के जाए। ठीक है, मैप से रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको आप देख के जाए। ठीक है, आज ये जैसे मिजोरम का पूछा है, तो मिजोरम के टच की अगर बात करें तो मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर जैसे मिजोरम है तो मणिपुर थोड़ा ऊपर आ जाता है, असम में वो थोड़ा इस साइड आ जाता है, और आपका त्रिपुरा है जो वो इधर आ जाता है। कुल मिला के बात है, आपके मिजोरम है, अभी नागालैंड ऊपर है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार है। ठीक है, तो आप देख के जाए इनको सभी को। तो मिजोरम, असम, इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। अंडे देने वाली मधुमक्खी कौन सी होती है, तो वो रानी मधुमक्खी। आपको अच्छे से पता होगी, जो रानी मधुमक्खी होती है वही घोंसले का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है। बाकी नर जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या करती है, इकट्ठा करती है, क्या है कि वो जो शहद वगैरह इकट्ठा करती है फूलों से। आगे चलते हैं। एनईपी देखिए, एनईपी से पूछा गया है, और ये भी ध्यान रखिए जो इसका पालन होता है, विशेष से पालन से भी प्रश्न पूछ रहा है कि कब होता है, तो इसका अक्टूबर से दिसंबर के मध्य अगर मधुमक्खी का पालन किया जाए तो वहाँ पे शहद की मात्रा थोड़ी अत्यधिक होती है। ठीक है, अच्छा होता है उसमें, इसके खेती मतलब इसका जो पालन होता है उसको कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, एनईपी देखिए, एनईपी से रेगुलर पर डे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एनईपी जरूर देख के जाए। एनईपी 2020 है, उसका उद्देश्य पूछा है तो लर्निंग एंड लिसनिंग पूछा गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस पे जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक लड़की है जो पहाड़ों में रहती है तथा वहाँ बर्फबारी भी होती है, बर्फीला है, तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन के अगर आपको शिमला दिया गया तो मनाली दिया गया, उस हिसाब से करना है। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्नों की संख्या आज बहुत ज़्यादा है, तो आप डटे रहिए बिना स्किप किए, क्योंकि एक भी अगर प्रश्न आपने स्किप किया है तो आके हो सकता है आपके इसमें से, क्योंकि इस बार जो पैटर्न चल रहा है वो रिपीटेशन का ज़्यादा पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर क्वेश्चन आपको 1 या 2 एग्जाम में छोड़ के, या फिर रेगुलर, जैसे कल जो प्रश्न हमने डिस्कस किया था वो कल वाले पेपर में भी अपने को देखने को मिला था। ठीक है, और आज भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कल वाली एग्जाम से डायरेक्ट देखने को मिले। तो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिले, और ये मैं 100% कहूँगा कि इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को ही मिलने वाले हैं। क्योंकि इसमें हम जो पेपर होता है उसके साथ साथ जो क्वेश्चन होता है उसके साथ साथ कुछ डिटेल्स और भी आपको बता देते हैं, ताकि आने वाली एग्जाम में आपके लिए सपोर्टेबल रहे। तो बिना स्किप देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ठीक है जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो बच्चे पुराने हैं उनको मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चे रेगुलर इसको शेयर कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन का सही तरीका इसमें पूछा गया है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर क्षेत्रीय भ्रमण है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अवलोकन भी दिया है तो अवलोकन पे भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अवलोकन हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है, और क्षेत्रीय भ्रमण, ये सभी क्या हो जाता है, पर्यावरण अध्ययन के उचित तरीके हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। स्लोथ से देखिए, स्लोथ के बारे में थोड़ा डिटेल से इसमें लिख के भी बताया हूँ आपको, कि स्लोथ से अगर क्वेश्चन देखिए किसी भी प्रकार से पूछा जाए, लेकिन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इनमें से बाहर नहीं जाएगा। स्लोथ से अगर प्रश्न आता है तो एक जानवर है स्लोथ, ठीक है, जिसकी आयु होती है, पूछ लेता है, इसकी आयु 40 से 45, आप फिक्स ध्यान रखें 40। पेड़ की बात करें तो कितना पेड़ों पर अपना जीवन यापन करता है, तो 7 से 8 पेड़ों पर पूरा जीवन यापन कर देता है। इनकी पत्ते वगैरह खाकर ही अपना जीवन, मतलब ये सबसे सुस्त या आलसी जानवर इसे कह सकते हैं। दिखता कैसे है, तो भालू की तरह, हालांकि भालू ये होता नहीं है, लेकिन ये भालू की तरह दिखता है।
सोता कितने घंटे हैं, तो 17 से 18। आप देखिए 24 में से 17 से 18 घंटे तो ये रेगुलर भी सो लेता है। इतना सो लेता है तो देख सकते हैं कितना आलसी है ये। अगर ये उतरता कैसे है तो ये भी ध्यान रखिए, उल्टा सोता है ये भी ध्यान रखिए, और सप्ताह में एक ही बार पेड़ों से उतरता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए नैतिक विकास सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, इनकी अवस्थाओं के भी बारे में पूछा जाता है। आंतरिक अवस्था है, इसमें कौन कौन सी अवस्था है। ठीक है, मैथ का सवाल देख लेते हैं। डिजिट है, ठीक है, 1101, 1010, 1005, 1215, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी आपको अच्छे से दिख रही है 1250 है, सबसे छोटी है 1005 है, इन दोनों में अंतर 210 का है। नॉर्मल इजी सवाल है, बिल्कुल आपको नॉर्मल करना है, छोटे बच्चे भी इसको अच्छे से कर सकते हैं अगर उनको समझे। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, 90,999, 90,999 और 90,899, इनमें से अगर 2.5 लाख रुपए घटा दे तो बचेगी क्या। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद 2.5 लाख घटाने के बाद 22,897। बाकी आप समझदार है, इसको इजी से सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 10 किलो धनिया है, 8 किलो मिर्च है और 15 किलो क्या है, हल्दी है। ठीक है, इनमें से अगर 20-20 ग्राम के पैकेट निर्माण किए जाएँ तो कितने पैकेट बनेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, आप जब 1 किलोग्राम होता है उसमें अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम में 1000 होते हैं उसमें, ये भी ध्यान रखें। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो उस अनुसार 10 किलो में 10,000 ग्राम, 8 किलो में 8,000 ग्राम और 15 किलो में 15,000 ग्राम, इन तीनों का टोटल करने पर 33,000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 33,000 में से अगर 20 ग्राम के पैकेट करें तो अपन भाग देंगे इसमें, तो 1650, तो 1650 जो ये है हमारे पैकेट बनेंगे, ध्यान रखना। तो इसका आंसर 1650 है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा संविधान के अनुसार कैसी भाषा है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि अपनी नेशनल लैंग्वेज अभी तक कोई नहीं है, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी ऑफिशियल तरीके से प्रयोग की है, पत्राचार के रूप में ही अपनी हिंदी भी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। नेशनल लैंग्वेज अभी तक हमारी कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिन रात में समास पूछा है, तो दिन रात में समास देखिए, द्वंद्व समास है, दिन और रात ऐसे करके, जहाँ पे और का प्रयोग होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, क्योंकि द्वंद्व का मतलब है दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, विपरीत चीज़ें दर्शाती है, तो वो द्वंद्व समास होता है। ऋजु का विलोम पूछा है, तो ऋजु का वक्र होता है। ठीक है, ऋजु का वक्र, देखिए विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऋजु का वक्र। क्रोध में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा पूछी है, तो संज्ञा देखिए क्रोध में कौन सी संज्ञा होती है, भाव। ठीक है, क्रोध का एक भाव होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पद से संबंधित कि पद कौन सी होती है, तो ये जाति होती है, ध्यान रखना। चाहे मुख्यमंत्री पद हो, जातिवाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ठीक है, हेडमास्टर हो, प्रधानाचार्य हो, जो भी। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। हैप्पी का विलोम पूछा है, तो सैड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, तो आप टेंशन ना ले, आपको बहुत अत्यधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो और आगे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इन प्रश्नों से, मेरी गारंटी है। जल्दी जल्दी में क्या है, मतलब जल्दी जल्दी है ये शब्द क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है, मतलब कोई क्रिया की जा रही है उसका विशेषण है। ठीक है, दौड़ना जैसे क्रिया है, ठीक है, दौड़ना तो जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, तो ये दौड़ना जो क्रिया है उसका विशेषण है, क्या है, जल्दी जल्दी, इसलिए ध्यान रखें क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 8,848 भी देखने को मिलती है, तो 49 भी, तो दोनों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर भारत के भी आगे पूछ लिए तो भारत में सबसे जो चोटी है ऊपरी कौन सी है, तो वो केटू, जिसे गोल्डविन आस्टीन भी कह दिया जाता है। अगर ये मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कंचनजंगा करना है। अगर ये भी नहीं मिले तो नंदा देवी आपको करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान में टच हो जाती है और कंचनजंगा नेपाल में टच हो, इसलिए भारत की पूर्ण रूप से इसे नहीं कह सकते। नंदा देवी अपने भारत की पूर्ण रूप से कह सकते हैं। अगला प्रश्न मैथ का देखिए यहाँ पे है 40 जो आधार है, लंब है इसका 30, तो इसका कर्ण पूछा है। ठीक है, तो इजी सवाल है, मैंने पहले एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया था, 3 4 हो तो आपको 5 कर्ण लेनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर लंब और आधार 3 4 हो तो आपको कर्ण डायरेक्ट 5 करना है, ये अपना सीक्रेट है जिससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे 10 है तो 30 40, तो यहाँ पे 50 आंसर आ जाएगा अपना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, घड़ी से और ट्रेन से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे, तो इन पे भी आप विशेष ध्यान रखें।
घड़ी में समय 9 बज रहा है, वह 2 बज रहा है, तो कौन सा कोण बनेगा? तो जहाँ पे 9 बजते हैं वहाँ पे आपको पता है समकोण पर कटता है, तो ये समकोण हो जाता है। यहाँ पे समकोण से कम है तो इसे न्यून कोण कहा जाता है। 3 वर्ष का एक बच्चा बोलने में सक्षम होता है, ठीक है। ये देखिए इसको, जो 3 वर्ष का बच्चा है वो बोलने में किस रूप से बोलने में सक्षम होता है? तो कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम हो जाता है 3 वर्ष का बच्चा, ठीक है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव की प्रेरणा पराकाष्ठा है, ठीक है। जो अब्राहम मैस्लो ने कितनी 5 आवश्यकताएं बताई थी, ये ध्यान रखना। इनको थोड़ा डिटेल से आप पढ़ के जाएं, क्योंकि देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा अलग मनोवैज्ञानिकों से पूछ रहा है, अब थोड़ा अलग मनोवैज्ञानिकों पर आ गया, तो इसको आप विशेष देखे जाए। अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी, उनको आप देखें। आत्मसिद्धि जो अंतिम अवस्था है उस तक पराकाष्ठा है, मतलब वहाँ तक पहुँचना चाहता है मानव, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों में समाज में रहने के लिए सीखने की आवश्यकता है, तो क्या सीखने? संयोग से कार्य करने की भावना सीखनी चाहिए। अधिगम पूर्ण कब होता है? देखिए अधिगम जो पूर्ण होता है वो कब माना जाता है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हम अच्छा कार्य सीखे और वो कल भूल जाएं, कल फिर बुरा करने लग जाएं, तो वो स्थायी परिवर्तन ही। स्थायी परिवर्तन मतलब कुछ अच्छा कार्य हम सीखे और उस कार्य को हम अपने जो कार्य में अपने क्या है कि विचारों में अपना चुके हैं, तो वो स्थायी परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखिए रेगुलर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। रेगुलर इसकी हम बात कर रहे हैं, रेगुलर प्रश्न पूछा है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। और संज्ञानात्मक से संबंधित एक और जो सवाल है वो ज़्यादा पूछा जाता है, वो सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास तो वो किसका है? वाइगोत्स्की का, तो उसको भी ध्यान रखें। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इनके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास दिया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें वाइगोत्स्की, ठीक है, और जीन पियाजे के अलावा भी संज्ञानात्मक विकास के जुड़े हुए हैं, उनका नाम बताइए आप कमेंट के माध्यम से। तब तक चलते अपने अगले प्रश्न पर। सभी विधियों में प्राचीनतम विधि की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उसमें सभी विधियों में सबसे प्राचीन विधि मानी जाए वो अंतर्दर्शन, ठीक है। आंतरिक रूप से दर्शन यानी उसकी आंतरिक भावनाओं को जानकर उसका निरीक्षण करना। अगला प्रश्न देखिए, जल वाष्प का द्रव में रूपांतरण, यानी जो जल की वाष्प है, ठीक है, उसका एक द्रव में इकट्ठा करना यानी द्रव में रूपांतरण करना क्या कहलाता है? वो संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक गहन व जटिल सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सी अवस्था है? ठीक है, सबसे जटिल अवस्था हम कह सकते हैं। सबसे गहन अवस्था कौन सी है? तो वो किशोर अवस्था है, क्योंकि किशोर अवस्था में बालक क्या है कि एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है, वो हमेशा उलझा रहता है। उसको जो कुछ करना हो तो उसकी सुविधा उसको नहीं मिलती, तो वो निराश हो जाता है, तो कुछ गलत कार्य भी करने लगे, यानी एक तरीके से जटिल अवस्था है। इसमें वो बच्चा स्वयं से फैसला नहीं कर पाता है, गलत फैसलों की तरह जल्दी बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि योग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है, ऐसा नहीं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि अच्छे नागरिक बनाना, ठीक है। ऑप्शन में ये दिया है इसलिए ये ही हम बात कर रहे हैं, बाकी बहुत से शिक्षा के आवश्यकताएं हैं। हर पोषण, देखिए हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? तो हर पोषण स्तर जैसे जैसे बढ़ता है तो ऊर्जा की मात्रा घटती रहती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें मेरी तरफ से एक भी प्रश्न ऐड नहीं किया गया, जो बच्चों एग्जाम दे के आए थे उन्होंने आज प्रश्न भेजे हैं, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न देखिए अगला, विवेचना रहित विचारों की अवस्था। देखिए जिसमें विचारों में विवेचना ना हो वो कौन सी अवस्था है? तो वो 4 से 7 वर्ष की जो अवस्था है, जिसे पूर्व बाल्य अवस्था या फिर बाल्य अवस्था कह दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा सागर, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला थी ये ना, तो ये भी ध्यान रखिए, ये सुष्मिता सेन थी। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है स्थित है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी इस बार देखने को मिले। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे, देखिए हम एसएसटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ध्यान है, राज्यपाल जब भी अपना त्यागपत्र किसी भी कारणवश अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसे देता है? राष्ट्रपति को, क्योंकि जो राज्यपाल राज्य में निर्वाचित होता है वो राष्ट्रपति के आधार पर ही निर्वाचित होता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो वो इंग्लैंड में हुई थी। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो जब हम गद्य शिक्षण की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्पष्टीकरण यानी स्पष्टीकरण के रूप से बच्चों को बताते हैं, तो वो गद्य शिक्षण अच्छा होता है, ठीक है। द्वितीयक भाषा विधि में देखिए, जब द्वितीयक भाषा की मतलब है यहाँ के
कि जैसे किसी हिंदी भाषी विद्यार्थी या बच्चा है उसको हम इंग्लिश सिखाते हैं, और जब इंग्लिश वाला जो बच्चा है उसको हम हिंदी सिखाते हैं, तो प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा और द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा, बच्चों जो जानता है वो उसकी प्राथमिक भाषा होती है, जो नहीं जानता है मतलब उसको जानना चाहता है वो उसके लिए द्वितीयक भाषा। जब ऐसी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हम शिक्षण में लेना चाहते हैं, तब अनुवाद के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आगमन विधि आधारित है। देखिए आगमन विधि उदाहरण से नियम है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो निगमन विधि कैसी है, ठीक है। निगमन विधि तो ये है नियम से उदाहरण, ठीक है। पहले इसमें आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर उससे एक नियम बनाया जाता है, वैसे ही निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है फिर उसके अनुसार उसके उदाहरण दिए जाते हैं। दोनों प्रकार से आप देख सकते हैं। वाचिक अभिनय विधि क्या है, तो वाचिक में बच्चों द्वारा जो पात्र है होता है उसका अभिनय किया जाता है, ठीक है। उसका संवाद उसमें पात्रों में अपने आप को ढालकर उसमें बताया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा 1 मिनट अब देखिए, पवन में संधि है। देखिए पवन नॉर्मल सी बात है कि आपने जब संधि पढ़ी है तो ये देखिए आपने संधि में विशेष तरीके से अयादी संधि की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अयादी वगैरह चाहे किसी भी संधि की आप बात हो, यण संधि हो गई, अयादी हो गई, दीर्घ संधि हो गई, कुल मिला के बात है आपको सभी संधियों में विशेष ध्यान देके जाना है। तो पवन में संधि है कि तो पोधन अन है, इसका विच्छेद है। उद और हार से कौन सा संयुक्त रूप संधि का बनेगा, तो उद्धार बनेगा, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एकार्थक शब्द है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है, जिसकी आशा न की गई हो वह अप्रत्याशित होता है, जो सबको मानता हो सर्वमान्य, जो सब रथ पर सवार हो तो रथी कहलाता है। चारों चरणों में समान मात्रा वाला छंद कौन सा है, ठीक है। जिसके चारों चरण, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 चरण में जिसमें सभी में मात्राएं समान होती है तो मात्रिक छंद कैसा है, सम मात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका। देखिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ये अच्छे से पता होगी तो ही आपको इसको सही करना हो सकता है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। अनुराग बांसुरी किसके द्वारा रचित है, तो नूर मोहम्मद के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, RT 2009 के अनुसार निजी विद्यालय में आरक्षित सीटें कितनी होनी चाहिए, तो 25%, ठीक है। ये आरक्षित सीटें है 25% जो निजी विद्यालयों में विशेष तरीके से रखी जाती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण में खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। जब उसमें खेल बच्चों को छोटी कक्षाओं में खिलाया जाता है तो उसमें विकास एवं उसकी वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। मापन का क्षेत्र कैसा होता है, तो मापन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, ठीक है। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट से संबंधित है, तो एनसीएफ 2005 से संबंधित है शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्टन, एजुकेशन विदाउट बर्टन, तो ये बातें आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। और शिक्षा बिना बोझ के था ये कौन सी, जब इसकी जब रिपोर्ट जारी हुई थी, जब एनसीएफ 2005 हुआ था उससे पहले जो उसका आधार था उससे ये लिया गया है शिक्षा बिना बोझ के। बाकी डिटेल्स बताने को बहुत कुछ है लेकिन अपन हम सीटेट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे इसमें। विद्यालय से पलायन करने वाला जब बालक होता है तो उसकी अध्ययन, मतलब कोई बच्चा बार बार विद्यालय से पलायन कर रहा है, बार बार उसका मन नहीं लग रहा विद्यालय में, बार बार भाग रहा है, कभी लंच में भाग गया, कभी 1 पीरियड लेके भाग गया, कभी 2, तो ऐसा बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अध्यापक के तौर पर हम क्या करेंगे, तब उस बच्चे की केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब उसके पूरे पूरे बारे में उसके पूछेंगे कि वो किस प्रकार से रहता है, क्या उसकी रहन सहन है, क्या किस प्रकार का उसका माइंड सेट है, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में पता करेंगे कि ये आखिर विद्यालय में क्यों नहीं रुक पाता, क्या इसमें गलतियाँ थी, किन किन वजह से भगता है, ठीक है। केस हिस्ट्री में उसका पूरा जो जीवन है उसके बारे में जानना पड़ता है। लंबाई का SI मात्रक इकाई क्या होता है, देखिए लंबाई नाप लेंगे मीटर का प्रयोग किया जाता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, देखिए हमारा जो परितंत्र है उसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। एकल परिवार से तात्पर्य माता पिता एवं उसके बच्चे, इसमें क्या है कि एक स्वयं माता पिता और उसके 1 या 2 जो भी 2 4 जो भी बच्चे हैं वो ही आते हैं, इसमें दादा दादी चाचा चाची इत्यादि कुछ नहीं होते, वो एकल परिवार कहा जाता है। दांत में अगर दर्द होता है तो वो कौन सी चीज़ों का उपयोग करता है, विटामिन C हो गया, दूध हो गया, आंवला, इनका प्रयोग कर से ये दांत का उपयोग कर सकता है, दांत का मतलब इलाज कर सकते हैं। सीखना क्या है, ठीक है, सीखना अनुभव, जो अपने पूर्व अनुभव हैं उनके परिणामों के स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अपने जैसे पूर्व अनुमान है या पूर्व अनुभव है उससे जानकर नवीन ज्ञान में क्या है स्थायी परिवर्तन कर लेता है, वही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है।
ठीक है, अगला प्रश्न है उस पर आते हैं। ज्यामिति से देखिए, ज्यामिति से मैंने पहले भी ये क्वेश्चन अपने, अगर आपने पुराने वीडियो देखे ना तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे और ये आप सोचोगे कि हाँ बिल्कुल इजी है, ये तो क्या प्रश्न आ रहे हैं, ये तो रोजाना रिपीट हो रहे हैं। तो इस बात पे विशेष ध्यान है। मेरे पुरानी वीडियो की मैंने, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आज तक जितने पेपर हैं उन सभी पेपरों की मैंने एनालिसिस करा रखी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप उन वीडियो को भी देख के चले जाते हो तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका सीटेट का पेपर तो आसानी से हो ही जाएगा। ठीक है, ज्यामितीय चिंतन वैन हेले की है, तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसमें ज्यामितीय प्रकार से इन्होंने चिंतन के बारे में बताया है। निराशा की संधि देखिए, निर और आशा, ये निराशा की संधि है, विच्छेद है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हम सभी प्रकार के, जिन बच्चों के नाम की मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने आज पेपर बेचा था उनके नाम मैं एडिट में डाल दूंगा, तो आप टेंशन मत लो। उसके बाद हम बात करें जिन बच्चे को अभी आने वाले एग्ज़ाम है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी जिन बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप मेरे को अपना पेपर है वो जो भी आपको प्रश्न याद है वो मेरे को साझा कर सकते हैं, ताकि आने वाले बच्चों को भी इसके लिए सपोर्ट मिले। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा बढ़े तो हम और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें और आपके साथ, बच्चों के साथ जुड़े रहें, प्यार बढ़ा भी रहे मेरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।